डार्क वेब, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्रिमिनल्स, हैकर्स, वेपन्स, ब्लैक मार्केट्स और ड्रग्स आती है ना? आपके मन में ये चीजें इसलिए आती है क्योंकि हर यूट्यूबर इन्हीं चीजों को सेंसेशनल बनाकर व्यूज बटोर रहा है। बट ये सिर्फ आधा सच है। चलिए आज हम डार्क वेब के इस अंधेरे पे थोड़ा रोशनी डालते हैं, देखते हैं डार्क वेब के बारे में आपने जितनी बातें सुनी है उनमें कितना सच है और कितना झूठ, और पता करते हैं कैसे ये सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि हमारे आपके भी काम की चीज है। आप आइसबर्ग जानते हो? पानी की सतह पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन नीचे पूरा पहाड़ छुपा होता है। इंटरनेट भी कुछ ऐसा ही है। हमारी रोज की एक्टिविटी जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब, फेसबुक और ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब उस आइसबर्ग के ऊपर के हिस्से में आता है जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, जिसे हम पूरा इंटरनेट समझते हैं वो असल में इंटरनेट का सिर्फ 10% ही है। जी हाँ, 90% से ज्यादा इंटरनेट तो डीप वेब में है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सरफेस के नीचे छुपा है। गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन्स पर जब हम कुछ सर्च करते हैं तो सामने आने वाले सारे रिजल्ट्स इंडेक्स कंटेंट होती है। इंडेक्सिंग का मतलब सर्च इंजन का एक बॉट किसी भी वेबसाइट के हर पेज पे जाके उसका कंटेंट एनालाइज करता है और फिर उसे अपने डेटाबेस में ऐड करता है, या कहो इंडेक्स करता है, ताकि जब आप कुछ सर्च करें तो उसे डेटाबेस से निकालकर आपको सर्च रिजल्ट्स में दिखा सके। लेकिन डीप वेब का कंटेंट किसी भी सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होता। यही रीजन है कि आप गूगल पर कभी भी सर्च करके डीप वेब का कंटेंट नहीं निकाल सकते। डीप वेब को अक्सर लोग डार्क वेब से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि डीप वेब डार्क वेब से अलग है। इसका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डीप वेब इलीगल एक्टिविटीज का हब है। ये कोई क्रिमिनल स्पेस नहीं है, बल्कि डीप वेब तो हम हर रोज विजिट करते हैं। बेसिकली इंटरनेट का कोई भी कंटेंट जिसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन जैसे कि पासवर्ड की जरूरत होती है, वो डीप वेब का हिस्सा होता है। ये डेटा सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। एग्जाम्पल सुन के सब क्लियर हो जाएगा। डीप वेब के पार्ट्स में आपका नेट बैंकिंग आता है, आपके अमेजोन के ऑर्डर्स आते हैं, आपके फेसबुक के मैसेजेस आते हैं, या आपका गूगल ड्राइव का कंटेंट आता है। इन सारी चीजों के ओनर आप हैं और ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। कोई भी रैंडम आदमी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फेसबुक के मैसेजेस को गूगल पर सर्च करके नहीं निकाल सकता। तो अब आप जानते हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है वो सरफेस वेब है, जो लिमिटेड लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है वो डीप वेब का कंटेंट है। तो अब बात करते हैं शो के हीरो डार्क वेब की। डार्क वेब के बारे में भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, मगर ऐसा नहीं है। ये भी एक तरह से डीप वेब और डार्क वेब के बीच का कंफ्यूजन है। जहां डीप वेब इंटरनेट का लगभग 90% है, डार्क वेब 0.01% भी नहीं। हाँ, सुनने में जितना छोटा लगता है ये उतना भी छोटा नहीं है। इतने से परसेंटेज में भी 2.5 लाख वेबसाइट्स आती हैं। डार्क वेब असल में डीप वेब का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये किसी रेगुलर ब्राउजर से एक्सेस नहीं होता। इसके लिए आपको एनोनिमिटी चाहिए होती है, यानी आपकी आइडेंटिटी छुपी होनी चाहिए। डार्क वेब पर पहुंचने के लिए आपको एक स्पेशल टूल की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं टॉर, यानी द अनियन राउटर। नॉर्मली जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, हमारा सिस्टम वेबसाइट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और रिटर्न में सर्वर हमें वेबसाइट की कंटेंट भेजती है। मगर टॉर आपका रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर से पास करता है। इन सर्वर्स को नोड्स कहते हैं। अनियन में जैसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, टॉर में नोड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम डेस्टिनेशन वेब पेज तक पहुंचते हैं। एक रिक्वेस्ट मल्टीपल नोड्स के थ्रू होकर गुजरती है और इन लेयर्स की वजह से ही इसे द अनियन राउटर कहा गया है। कोई भी सिंगल नोड आपकी जर्नी को बैक ट्रैक नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी एनोनिमस और प्राइवेट बनी रहती है। एक चीज और समझना जरूरी है कि टॉर पर इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ऑब्वियसली इतने सारे नोड्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना है तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिससे नेटवर्क की लेटेंसी बढ़ जाती है। तो कोई अगर आपको कहानी सुनाए कि डार्क वेब पर तो लाइव वीडियो स्ट्रीम में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, तो आप समझ लीजिए सामने वाला किसी छपरी यूट्यूबर का वीडियो देखकर आया है। क्योंकि इस स्पीड में सिर्फ स्टैटिक कंटेंट एक्सेस किया जा सकता है जिसे लोड होने का टाइम मिले। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग डार्क वेब पर प्रैक्टिकल नहीं है। डार्क वेब के वेबसाइट्स का डोमेन नेम .in, .org या .com नहीं होता, बल्कि .onion होता है। वैसे डार्क वेब पर जो चीजें आप सुनते हो जैसे ड्रग्स, किलिंग्स, वेपन्स, हैकिंग्स, ये सारी चीजें पहले बहुत होती थी, अब काफी हद तक दब चुकी हैं। आज से कुछ साल पहले डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस था द सिल्क रोड। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जहां दुनिया भर के लोग इलीगल गुड्स बेच रहे थे। वेपन्स, ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स, हैकिंग सर्विस और ना जाने क्या क्या। इस प्लेटफॉर्म पे सब एनोनिमस होते थे, कोई भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताता। सारी ट्रांजैक्शंस भी बिटकॉइन के थ्रू होती थी।
जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मार्केट को क्लोजली ट्रैक करना शुरू कर दिया और 2013 में इसके फाउंडर रॉस उल्ब्रिट को अरेस्ट कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद डार्क वेब के काफी सारे डीलर्स और क्रिमिनल्स या तो पकड़े गए या अंडरग्राउंड चले गए, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था रॉस का ट्रायल। The mastermind of the Silk Road website was sentenced to life in prison without parole. He was convicted of creating and operating Silk Road, which allowed users to anonymously trade in drugs and weapons. If you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht. एग्जाम्पल सेट करने के लिए रॉस को 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 40 साल जेल विदाउट पैरोल की सजा सुनाई गई। तो आज के टाइम पर जो डार्क वेब पे वेबसाइट्स हैं, उनमें से आधी इलीगल वेबसाइट्स तो गवर्नमेंट ने खुद बनाई है, जहां आप ऑर्डर तो कर लोगे लेकिन डिलीवरी लेकर आपके घर पुलिस आएगी। इसके अलावा डेटा लीक्स में भी डार्क वेब बहुत यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज का जो डेटा लीक होता है वो यहाँ अवेलेबल होती है। रिसेंट एग्जांपल ले तो हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का 31 लाख कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ है, जिसमें कस्टमर्स का मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, घर का पता और एनुअल इनकम जैसे 25 से ज्यादा सेंसिटिव डिटेल्स थी। ये पूरा अराउंड 7 टेराबाइट डेटा है, जिसकी एक कॉपी हैकर्स लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, और इसके छोटे छोटे पार्ट करके भी लाखों में बिकते हैं। आप सोच रहे होंगे इस डेटा का इतना क्या वैल्यू है, इसका होता क्या है और ये कौन खरीदता है? वेल, हर डेटा किसी न किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। स्टार हेल्थ के केस में देखें तो ये डेटा कईयों के काम आ सकता है। स्कैमर्स, ये लोग लीक्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी सेंसिटिव डिटेल्स को आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज करते हैं। मतलब वो आपके नाम पर लोन्स ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं या आपके नाम पर कोई फ्रॉड कर सकते हैं। इसके अलावा वो कस्टमर्स को ईमेल या कॉल करके कह सकते हैं कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है और हमारे दिए गए लिंक पर आप पे कर दीजिए। कंपेटिटर्स, कोई भी राइवल कंपनी, फॉर एग्जांपल छपरी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर ये डेटा खरीद लेती है तो वो कस्टमर्स को अपने तरफ खींच सकती है। जैसे स्टार हेल्थ के कस्टमर्स को ईमेल भेज सकते हैं कि उनकी पॉलिसी की प्रीमियम बढ़ाई जा रही है या कवरेज कम किया जा रहा है, और स्टार हेल्थ की तरफ से डराने के बाद उसे छपरी हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी का फायदा बता सकते हैं। ऐसे में कई कस्टमर्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से पोर्ट होकर छपरी हेल्थ इंश्योरेंस में मूव हो जाएंगे। इसे कस्टमर पोचिंग भी कहते हैं। नंबर 3 है क्रिमिनल्स। अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता, जैसे कोई मेंटल हेल्थ, कोई सर्जरी या कोई ऐसा प्राइवेट इशू, ऐसे लोगों को उनके मेडिकल रिपोर्ट्स लीक करने के बारे में डराकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। डेटा लीक छोटी चीज नहीं है, ये तो बस एग्जांपल्स थी। एक बार डेटा लीक हो जाए उससे क्या क्या किया जा सकता है, इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। यूं ही नहीं, डेटा को द न्यू ऑयल कहा जाता है। अब तक हमने डार्क वेब के इलीगल साइट के बारे में बात की, लेकिन जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है वो ये है कि डार्क वेब का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। ये चीजें नॉर्मली आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि डार्क वेब की पॉजिटिव एस्पेक्ट में कोई कंट्रोवर्सी या मसाला नहीं, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए डिस्कस करते हैं द ब्राइट साइड ऑफ डार्क वेब। सबसे पहले तो आता है फ्रीडम। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में हो जहां इंटरनेट हेवीली सेंसर्ड है, आप सिर्फ वही वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी नजर रखी जाती है। ऐसे में डार्क वेब की प्राइवेसी और एनोनिमिटी लोगों को आजादी देती है, उन्हें बिना किसी डर के सच सामने रखने का प्लेटफॉर्म देती है। इसीलिए फेसबुक ने भी अपना डार्क वेब वर्जन लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो लोग भी फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं जिनकी कंट्री में ये बैंड है। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए डार्क वेब के फोरम्स पर किसी करप्शन या स्कैम को एक्सपोज कर सकते हैं। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी ने अपनी अनियन वेबसाइट्स लॉन्च की हैं, ताकि कोई चाहे तो बिना आइडेंटिटी बताए उनके साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। और सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं, डार्क वेब नॉलेज शेयरिंग के लिए भी एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। जिस जगह पर इंटरनेट काफी हेवीली मॉनिटर्ड है, वहाँ के लोग डार्क वेब को यूज करके ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो सरफेस वेब पर अवेलेबल नहीं है। डार्क वेब पर ऐसे फोरम्स हैं जहाँ कोडिंग नॉलेज, साइबर सिक्योरिटी, कल्चर या फिर फिलॉसफी से जुड़ी चीजें शेयर की जाती हैं, और यहाँ गवर्नमेंट हमारी फ्री स्पीच को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये कहना कि डार्क वेब सिर्फ एक इलीगल हब है थोड़ा गलत होगा। दरअसल डार्क वेब तो फ्री स्पीच, प्राइवेसी या फिर नॉलेज शेयरिंग के लिए एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो अब सवाल यह है कि शुड यू विजिट डार्क वेब? तो सबसे पहले एक और मिथ क्लियर कर ले, डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है।
अगर आप क्यूरियस हैं और डार्क वेब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करना है, साथ ही एक VPN लगाकर ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करना है और बस गूगल से किसी डार्क वेब सर्च इंजन जैसे कि हेजटैग, टॉर्च या आमिया के ऑनियन लिंक्स निकाल कर डार्क वेब पे सर्च शुरू कर देनी है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये आपको सच में करना है? देखिए, ये वीडियो स्पाइसी बनाने के लिए मैं आपको डार्क वेब के सारे घिनौने कोने दिखा दूं, लेकिन इससे आपको क्या फायदा? जहां एक तरफ डार्क वेब फ्रीडम प्रोवाइड करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके काफी सीरियस रिस्क हैं। एक्चुअली ओरिजिनल वेबसाइट्स की जो अनियन लिंक्स होती हैं वो आपको रेफरेंस के थ्रू ही मिलेगी। हेजटैग या आमिया जैसे सर्च इंजन्स के रिजल्ट्स में ज्यादातर फेक वेबसाइट्स ही आती हैं और एक गलत लिंक पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में 36 तरह के वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर बात आती है लीगल रिस्क्स की। आप अगर मजाक में ही किसी इलीगल वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हैं या गलती से अपनी आइडेंटिटी का कोई हिंट छोड़ देते हैं तो आप किसी क्रिमिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या कभी किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपकी डिटेल्स भी एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। फिर चाहे आपको कुछ पता हो ना हो, सस्पेक्ट की लिस्ट में आप भी आ जाओगे। एक और बड़ा रिस्क है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि डार्क वेब पर आपको हर तरह का कचरा मिलता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा देख लो जो आपको लंबे टाइम तक डिस्टर्ब कर दे। जो सबसे बुरा वायलेंस आप सोच सकते हो, डार्क वेब पर उससे भी बुरा कुछ मिल जाएगा। ये कंटेंट आपको डरा सकता है, डिप्रेस कर सकता है और आप पर एक लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल सकता है। कुछ 4-5 साल पहले मैं भी निकला था डार्क वेब की गलियों में घूमने, भूले भटके ऐसी चीजें देख ली जिसका डिस्गस्ट आज तक मेरे दिमाग में है। इसलिए जब तक आपका काम सरफेस वेब से हो रहा है, डार्क वेब से दूरी बना के रखना ही समझदारी है। कल को ये ना हो कि लोग इसी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि शाश्वत भैया डिप्रेशन से उभरने का भी अब कोई सीरीज निकालिए। वैसे तो ये डिसीजन आप पर है, मगर आप कभी किसी काम से डार्क वेब पर गए भी तो अपने एक्शंस और एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखिए। वहां कोई पर्सनल डेटा नहीं शेयर करना है, ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट बंद रखनी है, कुछ डाउनलोड नहीं करना है और ऊल जलूल चीजें नहीं सर्च करनी। और हाँ, काम खत्म होते ही दौड़ के वापस सरफेस वेब पे आ जाना है। मगर मेरी तरफ से कंक्लूजन क्या है? डार्क वेब पे जाना सही है या गलत? मैं कहूंगा डार्क वेब ना ही सही है ना ही गलत। ये तो बस एक टूल है। इसका अच्छा या बुरा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। बेसिकली आपके हाथ में हथौड़ा है, कानून आपको पता है, तो अभी आप डिसाइड करो कि इससे कील पे मारोगे या किसी के सर पे। मेरा नाम है शाश्वत और मैं साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में साइबर लिटरेसी और अवेयरनेस बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।